जैसा कि इस वीडियो का शीर्षक है, आज चर्चा करते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर के बारे में दुनिया की कई बड़ी संस्थाओं ने जो नई गाइडलाइंस या दिशा निर्देश जारी किए हैं, वो क्या कहते हैं और उनसे हम कैसे लाभ उठा सकते हैं। एक अनुमान के हिसाब से अगर एक हॉल में 100 वयस्क जमा हैं तो इसकी संभावना है कि उनमें से करीब 50 लोगों का ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप बढ़ा हुआ होगा। पहले ये माना जाता था कि 100 में से 30 लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है, लेकिन अब माना जा रहा है कि आधी जनसंख्या इससे प्रभावित है। बहुत बार हमें इसका पता ही नहीं होता या हम इसे अनदेखा कर देते हैं। ये चिंता का विषय है, क्योंकि ये चुपचाप अंदर ही अंदर दर्जनों गंभीर बीमारियों को जन्म देता रहता है। दुनिया की सबसे बड़ी संस्थाएं जो ब्लड प्रेशर पर काम करती हैं, वो इस बारे में डॉक्टर्स और अन्य हेल्थ वर्कर्स के लिए दिशा निर्देश जारी करती हैं, ताकि इसकी सही जांच हो और सही इलाज हो। 8 साल बाद उन्होंने एक बहुत बड़ी गाइडलाइंस बनाई हैं। ऐसा नहीं है कि अगस्त 2025 में कोई नई खोज हुई है, बल्कि पिछले जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे, उनमें जो नई खोजों से पता लगा है वो सब जोड़ दिया गया है, और जो पुरानी धारणाएं और पुरानी जानकारियां गलत लगने लगी हैं उन्हें बदल दिया गया है। सही ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए और इसका इलाज किस तरह किया जाना चाहिए, इसके बारे में एक्सपर्ट्स की राय पिछले कई वर्षों में बदलती रही है। और इसकी तीन मुख्य वजहें हैं। एक तो रिसर्च में नए कारणों का पता चलना, दूसरा नई दवाओं की खोज, और तीसरा हमारी लाइफ स्टाइल यानी रहन सहन में हो रहे परिवर्तन। डॉक्टर्स और एक्टिविस्ट का एक वर्ग ये भी मानता है कि ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और स्वास्थ्य के अन्य पैमाने तय करने में दवा कंपनियों का भी हाथ होता है और उनके हितों का ध्यान रखा जाता है। इस वीडियो में हम इस तर्क वितर्क में नहीं पड़ेंगे। जो इन गाइडलाइंस में बताया गया है और जिनसे हम लाभ उठा सकते हैं, उन पर ही चर्चा सीमित रखेंगे। ये गाइडलाइंस इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इन्हें कई तरह के एक्सपर्ट व संस्थाओं ने मिलकर बनाया है, न कि केवल हार्ट के विशेषज्ञों ने। इस तरह ये गाइडलाइंस पहले से अधिक इंक्लूसिव या समावेशी हैं। ये गाइडलाइंस बहुत टेक्निकल हैं और इनका अधिकतर भाग डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स के लिए है। लेकिन क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर इतनी आम और इतनी गंभीर समस्या है, इसलिए हम सबके लिए भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इस वीडियो में कोशिश की गई है कि जो चीज़ें आम जन और ब्लड प्रेशर के मरीजों को जाननी चाहिए, उन्हें सरल शब्दों में सामने रखा जाए। इन गाइडलाइंस की टिप्स पर जाने से पहले इतना स्पष्ट कर दूं कि चूंकि हाई ब्लड प्रेशर बहुत अधिक व्याप्त है और जब तक गंभीर लक्षण न होने लगें या इसे चेक न करें तो इससे हो रहे नुकसानों का पता ही नहीं चलता। इसलिए ये लो ब्लड प्रेशर की तुलना में बहुत बड़ी स्वास्थ्य समस्या है। परंतु अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल से काफ़ी कम रहता है या अचानक कम हो जाता है तो वो भी नुकसान करता है। जानने की सबसे पहली बात यह है कि सही ब्लड प्रेशर किसे माना जाता है और कब इसे हाई ब्लड प्रेशर मान लिया जाता है। ब्लड प्रेशर की दो नाप एक साथ ली जाती हैं। पहली, जब हृदय की पेशियां संकुचित होती हैं और इसकी वजह से खून धमनियों यानी खून की नलियों में पंप होता है, इसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। दूसरा, जब पंप करने के बाद हृदय एक क्षण के लिए रिलैक्स हो जाता है, इसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। समझने के लिए हम इस वीडियो में इन्हें ऊपर वाला और नीचे वाला ब्लड प्रेशर कहेंगे। जब ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 120 से कुछ कम और नीचे वाला 80 से कुछ कम होता है तो यह नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। अगर ऊपर वाली रीडिंग 130 तक पहुंच जाए और नीचे वाली रीडिंग चाहे 80 ही रहे तो इसे कहते हैं एलिवेटेड ब्लड प्रेशर यानी थोड़ा बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर। जब ये दोनों रीडिंग 10 नंबर तक आगे बढ़ जाए, यानी ऊपर वाली रीडिंग 130 से 139 तक पहुंच जाए और नीचे वाली रीडिंग 80 से अधिक लेकिन 89 तक पहुंच जाए, तो अब इसे हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन मानने लगते हैं। साधारणतः इतना ब्लड प्रेशर अंगों को बड़े नुकसान नहीं पहुंचाता और यह हाई ब्लड प्रेशर की पहली स्टेज कहलाती है। ये भी ध्यान रहे कि पहले माना जाता था कि बूढ़े लोगों में अगर करीब 140 और 90 तक भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो ये नॉर्मल है। नई गाइडलाइंस किसी भी उम्र में 120 और 80 से अधिक ब्लड प्रेशर को बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर मानती हैं। अब अगर ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 140 से अधिक रहने लगे, चाहे नीचे वाला बढ़े या न बढ़े, और या फिर नीचे वाला 90 से ऊपर रहने लगे, चाहे ऊपर वाला बढ़े या न बढ़े, इसे हाई ब्लड प्रेशर की दूसरी स्टेज कहते हैं। इसे कम करके नीचे वाले स्तर पर लाना जरूरी होता है। इससे भी आगे, अगर ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 180 से अधिक रहने लगे, चाहे नीचे वाला बढ़े या न बढ़े, और या फिर नीचे वाला 120 से ऊपर रहने लगे, चाहे ऊपर वाला बढ़े या न बढ़े, इसे बहुत अधिक हाई ब्लड प्रेशर माना जाता है। इस स्थिति में अंगों को नुकसान पहुंचाने का अंदेशा बढ़ जाता है, इसलिए डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी होता है। अगर अधिक ब्लड प्रेशर के साथ यहाँ पर दिए हुए लक्षण भी दिखते हों तो डॉक्टर को तुरंत दिखाना जरूरी है। डॉक्टर इसके लिए एक से अधिक या नई तरह की दवाएं देकर इसे कम करने की कोशिश करते हैं।
अगर ऐसा नहीं किया तो गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ये वो लक्षण हैं जिन्हें बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। अगर ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 180, नीचे वाला ब्लड प्रेशर 120 के स्तर को पार कर गया हो, छाती में दर्द, सांस पूरी नहीं ले पाना, पीठ में दर्द, शरीर का कोई भाग सुन्न हो जाना, कमजोरी, ठीक से न दिखना या दिखने में गड़बड़ी लगना, बोलने में कठिनाई। इन गाइडलाइंस में बताया गया है कि क्यों हाई ब्लड प्रेशर को दिमाग के स्वास्थ्य से जोड़कर देखना जरूरी है। नई खोजों में पता चला है कि हाई ब्लड प्रेशर दिमाग पर असर करता है और इससे कॉग्निटिव डिक्लाइन हो जाता है। मतलब ये कि लगातार हाई ब्लड प्रेशर रहे तो सोचने, याद रखने, ध्यान केंद्रित करने और निर्णय लेने जैसी मानसिक क्षमताएं कमजोर होने लगती हैं। और अगर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखा जाए तो भविष्य में इन समस्याओं के होने का खतरा कम हो जाता है। नई रिसर्च से ये बात भी बहुत पक्की हो गई है कि अधिकतर बार जब दिल और दिमाग की बहुत गंभीर बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि हार्ट अटैक और लकवा पड़ जाना और किडनी की बीमारियां भी, तो पता चलता है कि इनके पीछे हाई ब्लड प्रेशर एक बड़ा कारण था। अगली बात, गर्भ के दौरान ब्लड प्रेशर प्रायः बढ़ जाता है। ऐसे में 140 और 90 ब्लड प्रेशर होना नॉर्मल माना जाता है। लेकिन अगर इससे अधिक ब्लड प्रेशर रहने लगे तो इसे कम करना माँ और गर्भ में पल रहे शिशु दोनों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एक बड़ी बात जिसे हम हल्के में ले लेते हैं, जो यहाँ कही गई है, वो ये कि आमजन ब्लड प्रेशर नहीं नापाते। इन गाइडलाइंस में ये राय दी गई है कि हर उम्र के लोगों को अपना ब्लड प्रेशर बीच बीच में नपवाते रहना चाहिए या घर में नाप लेना चाहिए, ताकि ऐसा न हो कि हमें अंदर ही अंदर बढ़ रहे ब्लड प्रेशर का पता न चले और बाद में इसका नुकसान उठाना पड़े। इस बात पर जोर दिया गया है कि जब ब्लड प्रेशर स्टेज 1 में हो, यानी 140 और 90 से कम हो, लेकिन 120 और 80 या उससे अधिक हो, तो लाइफस्टाइल और खान पान में बदलाव करके उसे कम करने की कोशिश होनी चाहिए। अगर 3 से 6 महीने में ऐसा करके ये कंट्रोल में नहीं आए, तभी दवा शुरू करनी चाहिए। तंदुरुस्ती के लिए जो 8 चीज़ें या आदतें अपनानी चाहिए, उन्हें भी इन गाइडलाइंस में दोहराया गया है। इन्हें आप इस चित्र में देख सकते हैं। इधर से शुरू करें तो पहला है कि सही भोजन करें। भोजन में सब्जियों व फलों का अधिक सेवन करना है। पूरे अन्न और दालों का सेवन करना है, यानी जिन्हें अधिक प्रोसेस न किया गया हो। नट्स और बीजों को भी भोजन में जोड़ना है। मांस खाते हों तो पोल्ट्री, फिश और कम चर्बी वाले मीट लेने हैं। डेयरी के खाद्य पदार्थों में फैट रहित दूध, दही और छाछ लेना है और नमक का इस्तेमाल कम करना है। अगर अधिक नमक खाते हैं तो पहले उसे कम करके दिन भर में 1 चम्मच के बराबर और फिर 2/3 करने की राय है। अपनी परिस्थिति के हिसाब से व्यायाम करें। इसमें आप योगासन, प्राणायाम और ध्यान को भी जोड़ दें। शुगर पर कंट्रोल करें। वजन कम रखें। वजन अगर अधिक रहता हो तो जितना नॉर्मल है उससे 5% कम कर लें तो अधिक स्वस्थ रहेंगे और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में इससे मदद मिलेगी। सही तरह के तेलों का उपयोग करें। ब्लड प्रेशर नापते रहें और उसे अधिक ना होने दें। धूम्रपान न करें, या तो अल्कोहल बिल्कुल ना लें या बहुत कम लें। दिन भर में लिए जा रहे अल्कोहल की मात्रा महिलाओं के लिए 1 ड्रिंक यानी 18 मिलीलीटर और पुरुषों के लिए 2 ड्रिंक्स यानी 36 मिलीलीटर या उससे कम ही रहनी चाहिए। अच्छी नींद सोएं। इसकी अवधि और क्वालिटी दोनों अच्छी होनी चाहिए। इन गाइडलाइंस में सही डायग्नोसिस यानी निदान पर बल दिया गया है। अगर ब्लड प्रेशर अधिक रहे और खान पान और लाइफस्टाइल में बदलाव से ये कम ना हो तो इसकी दवा खाते रहना इसका संपूर्ण इलाज नहीं है। इसलिए यह देखना ज़रूरी है कि क्या यह किसी बीमारी या अंग के सही काम न करने की वजह से तो नहीं हो रहा। उदाहरण के लिए ब्लड प्रेशर का डायबिटीज़, थायराइड की बीमारियों, मोटापा और नींद ठीक से ना आना, इनसे गहरा संबंध होता है। पहले डॉक्टर्स मुख्यतः दिल और धमनियों के काम करने और खून में मिनरल्स के बैलेंस के साथ ही प्रायः हाई ब्लड प्रेशर को जोड़ते थे और इनसे संबंधित टेस्ट ही करवाते थे। अब किडनी के काम करने और हार्मोन्स के प्रभाव को जांचने पर काफ़ी जोर दिया गया है। हार्मोन्स की गड़बड़ियाँ किस तरह ब्लड प्रेशर को प्रभावित करती हैं, इसका एक उदाहरण यहाँ दिया गया है। किडनी के पास स्थित एक ग्रंथि जिसे एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, जब वो किसी कारण से एल्डोस्टेरोन नाम का हार्मोन अधिक बनाने लगती है तो खून में पोटेशियम और सोडियम का बैलेंस बिगड़ जाता है और साथ में कुछ ऐसी दूसरी प्रक्रियाएं भी होने लगती हैं जिनसे दवा लेने के बाद भी ब्लड प्रेशर कम नहीं होता। ऐसे में अगर जांच से इसका पता चल जाए और सही इलाज हो जाए तो ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। ऐसे कई अन्य कारण इन गाइडलाइंस में गिनाए गए हैं। ब्लड प्रेशर के इतने आयामों को देखते हुए इस बात पर जोर दिया गया है कि अगर ब्लड प्रेशर बहुत अधिक हो और विशेषकर दवाओं का उन पर असर होना कम या बंद हो गया हो तो केवल हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं बल्कि सभी संबंधित स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर्स मिलकर इसका कारण और उपचार ढूंढें। इस बीच खोजों में ये पता चला है कि एक दवा के बदले 2 दवाएं
और बहुत अधिक ब्लड प्रेशर में तो 3-4 तरह की दवाएं एक साथ लेने से लाभ अधिक होता है। वैसे यह गाइडलाइंस पूरी तरह डॉक्टर्स के लिए हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर के वो रोगी जो लंबे समय से दवा ले रहे हैं और अब उनका ब्लड प्रेशर इससे कंट्रोल नहीं हो रहा और उन्होंने लंबे समय से स्पेशलिस्ट को दिखाया भी नहीं है, तो दिखा लें। संभवतः अब डॉक्टर 2 या अधिक दवाओं की टैबलेट प्रेस्क्राइब कर देंगे। हाँ, इन गाइडलाइंस में ये भी बताया गया है कि हर तरह की दवाएं एक साथ नहीं ली जा सकती। जो बेमेल दवाएं हैं उन्हें साथ नहीं लेना चाहिए। अंत में मैं आपको छोड़ जाता हूँ 3 तरह के काम के लिंक्स के साथ। मैंने एक चित्र ब्लड प्रेशर के नए पैमाने का और एक चित्र 8 ध्यान में रखने वाली चीज़ों का, ये 2 चित्र वीडियो में दिखाए थे। अगर आप उन चित्रों को डाउनलोड करके अपने पास रखना चाहते हैं ताकि आपको उनकी याद रहे, या मित्रों या रिश्तेदारों के साथ सोशल मीडिया में शेयर करना चाहते हैं, तो उनके लिंक मैंने नीचे दिए हैं। आप चाहें तो जो चीज़ें गाइडलाइंस में ठीक रखने को कही गई हैं उनमें से अच्छी क्वालिटी की नींद, अच्छे तेल घी, फाइबर युक्त भोजन, डायबिटीज़ और शाकाहारी भोजन, इन पर मैंने पहले वीडियो बनाए हैं विस्तार से। आप उन्हें देख सकते हैं, उनके लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए जा रहे हैं। इन गाइडलाइंस में प्रिवेंट नाम के एक पैमाने का भी जिक्र है, जिसे एक्सपर्ट यह जांच करने के लिए करते हैं कि यदि किसी को अभी दिल की कोई बीमारी नहीं है तो उसे अगले 10 वर्षों में दिल की बीमारी होने का कितना खतरा है। आप इस लिंक में अपनी आयु, ब्लड प्रेशर व कुछ अन्य टेस्ट के नंबर डालकर देख सकते हैं कि आपका दिल 10 साल तक कितना तंदुरुस्त रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।